नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर आ रही है, कावड़ को लेकर नेम प्लेट विवाद गर्माता जा रहा है। बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। कह रहे हैं ओवैसी की यूपी में सरकार कौन चला रहा है समझ नहीं आ रहा है। सरकार प्रशासन जो है वो सरकार चला रहा है या इस तरह के विजिलेंट ग्रुप यानी कि निगरानी जो ग्रुप हैं जो जा जाकर आधार मांग रहे हैं, इनको आधार मांगने का अधिकार किसने दिया? ये पूरा विवाद नेम प्लेट विवाद को लेकर है कि असली पहचान जाहिर करें ढाबा मालिक कावड़ रूट पर, उसको लेकर बवाल और विवाद बढ़ा, जिसको लेकर अब ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुनाते हैं आपको। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कावड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? तो आपने सुना असद ओवैसी को। ये पूरा विवाद क्या है, किस तरह से इसको लेकर सियासत हो रही है, नेम प्लेट विवाद को कैसे आतंकवादियों से जोड़ दिया गया या पहचान जाहिर करने वालों को कैसे आतंकवादी बता दिया गया है। पहलगाम से तुलना किसने की है, बात अब इसकी। मुसलमानों के विवाद से ऐसे हैं, और कहीं कोई थूक देते हैं, कहीं कोई मुंह देते हैं, और ये बहुत बड़ा जो है ना एक तरह से जिहाद चल रहा है। किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है इन लोगों को? इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए, और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। बिरयानी का ठेला लगाएंगे, कहेंगे हम जो है यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे कि मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी हम बेच रहे हैं, तो ये तो लोगों के आस्था के साथ जो है वो आप उस पर प्रहार करने की एक जानबूझ करके एक क्रिमिनल सोच के साथ आप बात कर रहे हैं। जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहाँ तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कावड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और एनडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है। सब तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाना किसे कहते हैं ना, बेवजह का विवाद, कोई मुद्दा ही नहीं है साहब। है क्या, मांग क्या है कि आप अपना असली पहचान बता दे, बस। उसमें क्या प्रॉब्लम है? जबरदस्ती का तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान, जबरदस्ती का मुद्दा साहब। ये शुचिता के अधिकार का मामला है। क्या प्रॉब्लम हो सकती किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपनी असली पहचान बताने में, जब तक कि उसके इरादे नेक हो? किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है साहब? आप ढाबा चला रहे हैं, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप असली पहचान जाहिर कर दें, और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे आपको बताऊं, ये नेताओं को ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड पर गए, हमने कई ढाबा मालिकों से बात की, कह रहे हमें क्या कष्ट है साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कावड़िए भी हमारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं, कोई मुद्दा है ही नहीं। ये नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है साहब, इनको कावड़ से कष्ट है। मतलब ये कावड़ बहाना है या ये सनातन से हेट कावड़ टारगेट वाला मुद्दा है?
दुकानदार को, ढाबा मालिकों को कोई कष्ट नहीं है साहब, कोई किसी को कष्ट नहीं है असली पहचान बताने में। किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब कोई अगर नाम बदलकर कुछ करना चाह रहा है तो या तो ये लोग उनके साथ खड़े हैं, या फिर असली पहचान बताने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है नेताओं को, ढाबा मालिकों को नहीं है। महाकुंभ के बाद कावड़ यात्रा, समझिए, अभी महाकुंभ, अब कावड़ यात्रा। सनातन एकता का ऐसे त्योहार है ये, दो ऐसे त्योहार मैंने बताए हैं, महाकुंभ और कावड़ यात्रा, जहां जातिवाद के ना सारी जातिवाद की सारी दीवारें गिर जाती है। वहां किसी की कोई जाति नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई कुछ नहीं होता, सारे हिंदू होते हैं, सारे सनातनी होते हैं, जहां जाति की सारी दीवार गिर जाती है। तो क्या इसीलिए कावड़ यात्रा जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के निशाने पर है? आप समझ रहे हैं? सनातन से हेट, कावड़ टारगेट। यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काने वाले जहरीले जाकिर नाइक को शांति दूत बताने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कल क्या कहा था? नफरत का मतलब हथियार बना दिया है कावड़ को, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। इनको कावड़ियों में, कावड़ यात्रा में नफरत नजर आ रही थी। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, अखिलेश यादव ने अभी तक इनकी बात का खंडन नहीं किया है, मतलब अखिलेश यादव के शायद कहने पर इन्होंने बयान दिया है। एसटी हसन ने दिग्विजय सिंह से आगे बढ़कर, दिग्विजय सिंह को तो पीछे छोड़ दिया, पवित्र कावड़ यात्रा में शुद्धता और शुचिता की मांग को पहलगाम में हिंदू नरसंहार से जोड़ दिया कि जो लोग पहचान जाहिर करने की मांग कर रहे हैं उनमें और पहलगाम के आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। मतलब आप सर पकड़ लेंगे ऐसा बयान दिया इन्होंने, हैरान कर देने वाला बयान कि अगर आप भी चाहते हैं कि असली पहचान जाहिर हो तो आप आतंकवादी हैं इनकी नजर में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसटी हसन कह रहे हैं। एसटी हसन ने क्या कहा? मुजफ्फरनगर में उन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और पहलगाम के आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। वहां पर उन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, यहां ढाबे मालिकों की पहचान पूछी जा रही है। ये लोग जो पहचान पूछ रहे हैं ये आतंकी हैं, इनकी हरकत आतंकवादियों जैसी है, उन आतंकवादियों जैसी जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा। एसटी हसन के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं साहब कि समाजवादी पार्टी पहलगाम नरसंहार जैसी आतंकवादी घटना को कावड़ रूट में शुचिता, शुद्धता की मांग पर हुए विवाद से क्यों जोड़ रही है? यह नेम प्लेट विवाद क्या आतंकवाद है समाजवादी पार्टी की नजर में? समाजवादी पार्टी के लिए पहचान पूछने वाले लोग आतंकवादी है। पहचान, अब इनको पता लग गया कौन आतंकवादी। वैसे आतंकवाद का धर्म अब तक नहीं पता इन लोगों को, लेकिन यहां पहचान पूछने वाले पता लग गए आतंकवादी हैं। जो पहचान पूछ रहे हैं वो आतंकवादी हैं। नेम प्लेट विवाद की तुलना पहलगाम के नरसंहार से करके समाजवादी पार्टी क्या साबित करना चाह रही है साहब? मैं बार बार समाजवादी पार्टी कहूंगा, मैं एसटी हसन नहीं कहूंगा, क्योंकि एसटी हसन सीरियल ऑफेंडर है और बिना टॉप लीडरशिप के अप्रूवल के कोई इस तरह के बयान इस तरह खुलकर नहीं दे सकता। और ऐसा है तो क्या समाजवादी पार्टी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर, नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों के साथ है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए उन 7 करोड़ कावड़ यात्रियों की श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है? साहब, जो नंगे पांव कावड़ लेकर मीलों दूर चलते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, कावड़ यात्रा की शुचिता का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनकी शुचिता भंग हो सकती है। धोखे से ही सही पहचान बता दीजिए आप, क्या प्रॉब्लम है? और आप समझिए, शुचिता भंग होते ही कावड़ यात्रा की सारी तपस्या भंग हो जाती है। और पहलगाम में धर्म पूछकर, अब ये सुनिएगा सवाल, पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों की तुलना पहचान जाहिर करने की मांग करने वालों से करके क्या समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की घिनौनी हरकत, क्रूर आतंक को कम करके दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है? मतलब ये तो आतंकवादियों को कवर फायर है ना, या नहीं? आप लोग तय करें कि वो आतंकवादियों ने जो क्रूर आतंकी हमला किया और ये जो पहचान पूछ रहे हैं, ये दोनों एक हैं। तो आप आतंकवादियों के काम को कम कर रहे हैं तो आतंकवादियों को कवर फायर देना हुआ ना। लेकिन साहब एक चीज है, क्या होता है ना, हर बुरी चीज में
कुछ अच्छाई छिपी होती है। आप कहेंगे अब इसमें क्या, इतना भद्दा ओछा, इतना बकवास बयान है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है? साहब कम से कम माना तो कि पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा समाजवादी पार्टी ने, माना तो। मतलब एसटी हसन के इस विवादित बयान में अच्छी बात यह है कि कम से कम 2 महीने बाद सही समाजवादी पार्टी ने माना तो सही कि पहलगाम में हां धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या हुई, नरसंहार हुआ, कलमा पढ़ाकर मारा गया। अब देखिए ना, कल तक तो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस ये मानने तक को तैयार नहीं था कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को धर्म के आधार पर मारा। कहां मान रहे थे लोग? ये तो कपोल कल्पना कहानी बता रहे थे कि हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकवादियों के पास इतना टाइम है क्या? कल तक तो ये लोग ये कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि हां कलमा पढ़ाकर धर्म पूछकर मारा। मतलब कलमा पढ़ा कर मारा, हिंदू होने की वजह से मारा। साहब मैं कह रहा हूं कम से कम आज वो मानने को तो तैयार हुए 2 महीने बाद। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि आज एसटी हसन तो मान रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब सुनिएगा। आज एसटी हसन तो मान रहे हैं ना कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन उनके सीनियर है ना, अब रामगोपाल यादव तो सीनियर है ना एसटी हसन से, बड़े नेता रामगोपाल यादव परिवार का हिस्सा है। रामगोपाल यादव ने कहा था कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। उनसे पहले समाजवादी पार्टी के एक और नेता लाल बिहारी यादव ने कहा था कि हमला राजनीतिक ढंग से कराया गया। कोई मानने तक को तैयार नहीं था साहब कि धर्म पूछकर मारा गया। आज एसटी हसन की सुई सही जगह आकर अटकी है, क्योंकि यहां पहचान पूछ ली, तब उनको याद आया कि हां वहां तो धर्म पूछकर मारा गया था। यानी पहलगाम में, अब सुनिए, पहलगाम में कलमा पढ़ाकर धर्म पूछकर हिंदुओं के नरसंहार की बात को नकारने वाले, अब तक इस बात को नकारने वाले ढाबा मालिकों से पहचान पूछे जाने को लेकर गुस्से में, इतने गुस्से में कि वो पहचान पूछने वालों को आतंकी बता रहे हैं। सुनिए। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। चलिए, मैं तो कह रहा हूँ साहब, माना तो सही समाजवादी पार्टी ने कि हाँ पहलगाम में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से मारा गया, मान तो लिया प्रभु इन्होंने। ये पूरा विवाद जानते हैं क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर में हिंदू धर्मगुरु स्वामी यशवीर एक ढाबे में पहुंच गए, उनसे पहचान पूछी, पता चला कि वो मुस्लिम है जो हिंदू नाम से कारोबार कर रहा है। आरोप है कि उसकी झूठी पहचान की पता चलने के बाद उसके साथ मारपीट हुई, जो कि गलत है, जो गलत है। और ये कहते हैं ना, मॉरल पुलिसिंग का अधिकार इन संगठनों को किसने दे दिया? मैं भी इस बात को मानता हूं। अगर कुछ गलत है, गैर कानूनी है, तो एजेंसीज अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगा, आप थाने में जाएं, शिकायत करें। आपको अधिकार किसने दे दिया? कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार इन संगठनों को किसने दे दिया? लेकिन सवाल यह कि अगर कांवड़ यात्री शुचिता, शुद्धता को ध्यान में रखकर चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह से खाना खाएं जहां उनके साथ धोखा ना हो, बाद में पता चले कि साहब ये तो एक मुस्लिम ओनर की है, तो उसमें उनकी क्या गलती है कांवड़ यात्रियों की? मतलब उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक है ना ये सब। तो एसटी हसन के इस आपत्तिजनक और विवादित बयान के बाद कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी समर्थन कर दिया साथ। उन्होंने कहा कि एसटी हसन ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये एक तुष्टीकरण की रेस है। कौन बड़ा सनातन विरोधी फेस है, ये एक रेस चल रही है। समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है, कल कांग्रेस ने बोला, फिर समाजवादी पार्टी ने बोला, फिर कांग्रेस को लगा समाजवादी पार्टी आगे निकल गया, उदित राज ने कह दिया कि इसमें कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी मानसिकता फैला रही है और यही इंडी अलायंस का चरित्र है जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताता है। इनकी चिड़ सनातन से है,
इनकी चिढ़ हिंदू धर्म से है। इस गठबंधन के नेताओं को आतंकी जाकिर नाइक में शांति दूत, कावड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखती है। दूसरी ओर विवाद के बाद एसटी हसन ने भी, आपको बता दें, यू टर्न लेते हुए कहा है कि इस्लाम में पहचान छिपाकर कारोबार करने की इजाजत नहीं है। तो बस बात खत्म। कोई धर्म इसकी इजाजत जब नहीं देता तो पहचान क्यों छुपाना? मैं कह रहा हूं तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना दिया। मुद्दा बेस सिर पैर का है ही नहीं। बता दो साहब असली नाम पहचान। इस विवाद में असद ओवैसी ने भी सवाल उठाते हुए कह दिया कि क्या पहचान जानने के लिए किसी की पेंट उतारना सही है? पेंट उतरवाई या किसी ने फेक न्यूज फैलाई, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल सुनिए सबकी बात, सबके बात। कावड़ यात्रा के रास्ते में बिरयानी की दुकान लगाना, बिरयानी का ठेला लगाना क्या मजबूरी है या क्या ज़रूरी है? अब कुछ लोग अगर कावड़ यात्रा के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाएंगे, कहेंगे हम जो है यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे कि मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी हम बेच रहे हैं, तो ये तो लोगों के आस्था के साथ जो है वो आप उस पर प्रहार करने की एक जानबूझ करके एक क्रिमिनल सोच के साथ आप बात कर रहे हैं। और ये देश, हमारे देश में तमाम धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं, तमाम पर्व होते हैं, तमाम त्यौहार होते हैं, और इन पर्वों और त्यौहारों को का एक दूसरे समाज के लोग सम्मान करते हैं। कोई उस पर जो है वो उसका अपमान नहीं करता। कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए, और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपना कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल में? तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? साहब आपको बता दें, योगी सरकार के फैसले को लेकर विवाद सो है तो है। धामी सरकार तो एक कदम आगे निकल गई है साहब। 2 लाख का जुर्माना लग जाएगा। उत्तराखंड में फैसला हो गया कि कावड़ रूट पर बिना नेम प्लेट वाली दुकानों पर ताला लगा दिया जाएगा। बिना नेम प्लेट ताला लग जाएगा। 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धामी सरकार में सीएम धामी ने खाने में गंदगी मिलाने वालों को साफ चेतावनी देते हुए क्या कहा है, मैं कोट अनकोट शब्दशाह जो उन्होंने कहा है वो बोल रहा हूं। देवभूमि में थूक जिहाद की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम उत्तराखंड धामी जी, थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों थूक जिहाद जैसी कई घटनाएं सामने आई थी, इसलिए उनकी सरकार ने फैसला लिया कि क्या क्या फैसला सुनिए। आप योगी जी तो अभी फैसला लिया नहीं लिया, वहां तो अलग से मामला है। यहां तो हो गया फैसला। उत्तराखंड में बिना नेम प्लेट के चलने वाली खाद्य सामग्री की दुकानें बंद। रेस्टोरेंट, ढाबा, रेहड़ी वालों को भी इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पहचान बतानी होगी, नाम बताना होगा, लाइसेंस नंबर देना होगा। दुकान के मालिक का नाम, लाइसेंस, पहचान पत्र, दोबारा से सुन लीजिए, दुकान के मालिक का नाम, लाइसेंस, पहचान पत्र दिखाना जरूरी है, कागज दिखाने पड़ेंगे। कावड़ रूट पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट चेकिंग अभियान चलाएगा। चेकिंग होगी, नियमों का उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई तो ठीक है साहब, जेब ढीली होगी, चपत लगेगी। 2 लाख रुपए की, 2 लाख। पहचान छिपाएंगे, बड़ा पछताएंगे, 2 लाख जेब से जाएंगे। कावड़ के दौरान श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित भोजन परोसना होगा। देखिए, धामी सरकार के इस फैसले पर भी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन इससे भी चिढ़ गए, गहरी आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा कि नाम ना लिखने पर 2 लाख का जुर्माना गलत है। जुर्माने की रकम 2 लाख रुपए से 5,000 होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि ये आप बोलेंगे कि ये हो ही ना, कोई कर भी रहा है तो उसको सस्ते में छोड़ दो 5,000 में। क्यों साहब? मतलब वो मान रहे हैं सब होगा, वो कह रहे हैं 2 लाख ज्यादा है, 2 से 5,000 कर दो। जबकि धामी सरकार ने बिना नेम प्लेट वाली दुकानों पर जुर्माने की जो रकम तय की है वो कानून के मुताबिक है। कैसे? अब सुनिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का कानून में प्रावधान है। यह प्रावधान है 2 लाख तक का, वही लगा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है साजिद रशीदी ने धामी सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बता दिया। ये कोई नहीं कह रहा कि पहचान जाहिर कर दो, बाकी सब हमले चल रहे हैं। उधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने नेम प्लेट को जरूरी करने के फैसले को देश की साझा विरासत के लिए खतरा बताया। बीजेपी ने इसको लेकर क्या कहा है, किसके क्या रिएक्शंस हैं, आपको सुनाते हैं, सुनिए। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुर्माना नहीं होना चाहिए,
भले से नॉमिनल जुर्माना कर दें, 1500 रुपए का कर दें, लेकिन 2 लाख के जुर्माने का क्या औचित्य है? तगलकी फरमान है, इस फरमान को तुरंत वापस लिया जाए। हाँ, जहाँ तक साफ सफाई की बात है, बिल्कुल होना चाहिए। खाने के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। उधर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर का भी रिएक्शन आ गया। बड़ी खबर है, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर ने नेम प्लेट विवाद पर रिएक्शन दे दिया है। बाबा बागेश्वर ने पहचान जाहिर करने को जरूरी बताया है। बाबा बागेश्वर से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत, बयान आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा नेम प्लेट विवाद पर बाबा बागेश्वर एक्सक्लूसिव। वर्तमान समय में सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लव जिहाद की। गली गली केरल स्टोरी, हैरान हो जाएंगे खबर देखकर आप। ये रेहान के चक्कर में से सुसाइड करने की कोशिश, क्योंकि ना वो उसे 7वीं क्लास से ही उसका पीछा करता था और उसे शादी का झूठा वादा करता रहा। जो अक्यूज्ड है वो रेहान है और मदर के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके तहत ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के एक्यूजेशंस लगे, जिसकी वजह से एफआईआर रजिस्टर की गई। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो मोबाइल फोन वगैरह सीज हुए हैं, तेजाब सीज हुआ है, वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी जा चुका है। अब सवाल है कि भारत में लव जिहाद की साजिश, क्या हिंदू बेटियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने से आगे बढ़कर उन्हें आतंकी बनाने? पहले क्या होता था, लव जिहाद मतलब आपने फंसाया, पहचान छिपाकर, धर्म बदलकर, धर्म छिपाकर आपने फंसाया, शादी की, धर्म परिवर्तन, यहां तक ठीक था। अब एक कदम आगे उन्हें आतंकी बनाने और उन्हें मुस्लिम देशों में बेचने तक पहुंच चुकी है। बहुत ही गंभीर खबर, बहुत बड़ी खबर। साहब, पिछले 3 दिनों में ना 2 मामले सामने ऐसे हैरान करने वाले आ चुके हैं। 2 मामले, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। 2 दिन पहले ही प्रयागराज की एक दलित बच्ची को बचाया गया था, वो खबर मैंने आपको बताई। उसकी सहेली थी, दरकशा बानो ने उसे फंसाकर केरल भेज दिया, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया और उसको आतंकी बनाने का प्लान था। बच गई बच्ची, दलित बच्ची, प्रयागराज की दलित बेटी, केरल भेज दिया, धर्म परिवर्तन हो गया, आतंकी बनाने का उसको प्लान था। मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया, बच्ची बच गई। और सुनिए, ये इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये तो फिल्मों में देखा था केरल स्टोरी, ये तो यूपी में, राजस्थान के चुरू का मामला तो आप मतलब सर पकड़ लेंगे। राजस्थान के चुरू की एक 18 साल की छात्रा को लव जिहाद के जाल में फंसाकर ओमान भेजने की तैयारी थी। यह लड़की दिल्ली हवाई अड्डे से मस्कट के लिए फ्लाइट लेने वाली थी। 10 मिनट पहले बच गई, पुलिस ने बचा लिया। 10 मिनट पहले यह ओमान के लिए जाने वाली थी। बहुत डेंजरस है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक बता रहा हूं मैं, ये राजस्थान पुलिस के मुताबिक ओमान में रहने वाला मोहम्मद इस्लाम सोशल मीडिया के जरिए 18 साल की बच्ची से संपर्क में था। मोहम्मद इस्लाम ओमान में मजदूरी करता है। ओमान, पीड़ित लड़की को उसने बताया था कि वो ओमान का एक बेहद सफल बिजनेसमैन है। मोहम्मद इस्लाम ने उसे ओमान में बढ़िया जिंदगी का झांसा दिया, पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा, घर से पैसे गहने चुरा कर आने के लिए भी राजी कर लिया बेटी को। मोहम्मद इस्लाम के कहने पर अब सुनिए, 18 साल की लड़की की छात्रा, जो 18 साल की बच्ची है, घर से पैसे गहने लेकर राजस्थान के चुरू से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई। उसकी फ्लाइट ओमान के लिए उड़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की मदद से बेटी को बचा लिया गया। राजस्थान पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। 10 मिनट पहले बताया जा रहा है।
क्योंकि छात्रा के घर से लापता होते ही उसके भाई ने पुलिस में शिकायत कर दी। बेटी ओमान, बहन ओमान जा रही थी। किसी मोहम्मद इस्लाम के संपर्क में आने के बाद पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पता लगा लिया कि छात्रा दिल्ली से ओमान की फ्लाइट पकड़ने वाली या बच गई। मतलब कह रहा हूं, छात्रा की 18 साल की लड़की की किस्मत इसलिए अच्छी थी। अभी तो सोचिए कितनी बेटियां पहुंच गई होंगी ओमान साहब। ये तो इसकी तो किस्मत अच्छी थी कि उसे ओमान की फ्लाइट में उड़ने से पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि अगर वो ओमान पहुंच जाती तो मोहम्मद इस्लाम ने, हमें नहीं पता, मतलब उसे बेचने की तैयारी की हुई थी या क्या था, वो वहां पहुंच जाती तो उसका हाल भी शायद उन लड़कियों की तरह होता जिन्हें खाड़ी देशों में शादी, नौकरी और मॉडलिंग के नाम पर भारत जैसे देशों से लाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद या तो उन्हें गुलाम बना दिया जाता है या सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता है। ओमान 2017 में हैदराबाद की एक लड़की ने सऊदी अरब में एक सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए भारत सरकार से, जानते हैं, मदद मांगी थी। उसका कहना था कि उसे नौकरी के बहाने रियाद लाया गया, सेक्स स्लेव बना दिया गया। ये बच्ची बच गई, ओमान पहुंचने वाली थी 10 मिनट पहले। राजस्थान पुलिस ओमान में रह रहे मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ मानव तस्करी का, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कर चुकी है। बाल बाल बची है लड़की, उसे ओमान से लाने की तैयारी की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज। सुनिए। हमने जानकारी प्राप्त करी, उसके बाद पता चला कि वो युवक जो है युवती को फंसा रहा था और उसको वहाँ पे बुला के उसके साथ मानव तस्करी या उसको कहीं पे बेचने का उसका इरादा लग रहा था। जहाँ तक अभी हमारी तफ्तीश अभी चली रही है इसके अंदर कि कैसे उसने और कोई युवतियाँ तो ऐसे नहीं फंसा रखी, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक साइबर जो ट्रैफिकिंग होती है उस तरह का ये मामला लग रहा है। इसके बारे में और भी जांच करी जा रही है कि ये युवती और युवतियां भी तो उसके संपर्क में नहीं आ रखी, तो ये सोशल मीडिया एनालिसिस और वो भी सब चल रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता चले और कोई युवती ऐसे झांसे में जो आ रखी है उसको भी बचाया जाए। जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना पहुंचे। देखिए वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे, लाइव तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, घाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री जो है मोदी 30 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो घाना पहुंचे। और वहां के राष्ट्रपति महामा जो हैं उन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21 तोपों की सलामी, 21 ऑडियो है इसका, सुनाइए ना एक बार, क्योंकि वहां पर 21 तोपों की सलामी दी गई है। ये वो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं, राष्ट्रपति महामा वहां पर पहुंचे। 30 सालों में घाना पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे साहब, लव जिहाद के जरिए ओमान में बेचे जाने से राजस्थान की बेटी तो साहब बच गई, लेकिन दिल्ली में अब सुनिए, कलावा पहनने वाले मोहम्मद रेहान की वजह से 19 साल की एक लड़की, ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, एसिड पीने को मजबूर हो गई। वो आईसीयू में है लड़की। पीड़ित लड़की के परिवार का जो आरोप है वो मैं आपको बताता हूं। कलावा पहनता था ये, कलावा वाले छलावे के सहारे मोहम्मद रेहान, रेहान इसका नाम, ये कलावा पहनता था। परिवार का आरोप है कि कलावा वाला छलावा किया, इसने हमारी बेटी के साथ धोखा दिया, शादी का झूठा झांसा दिया और एक्सप्लॉइट किया हमारी बेटी को, धर्म छिपाकर दोस्ती की, परिवार वाले कह रहे हैं। फिर शादी का झांसा देकर रेप किया, आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को उसका फोन भी दिया जिसमें मोहम्मद रेहान की वॉइस रिकॉर्डिंग है। अब ये परिवार का आरोप है, पुलिस जांच करेगी, सच सामने आएगा। लेकिन परिवार कह रहे देखिए ये मोहम्मद, इसका नाम रेहान है, हाथों में कलावा है, हमारी बच्ची को इसने फंसाया, कलावा वाला छलावा। रेहान उनकी बेटी से पहले कई और हिंदू बच्चियों को टारगेट कर चुका है, ऐसा परिवार का दावा है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। 26 साल का मोहम्मद रेहान बोझा ढोने का काम करता है। उसके पिता भी मजदूरी करते हैं, लेकिन वो खुद को बढ़िया नौकरी करने वाला बताया करता था। मतलब आप, मैं कह रहा हूं कितनी कहानियां इस तरह की, दिल्ली से लेकर प्रयागराज, चुरू से लेकर केरल तक। अगर परिवार वालों का आरोप सही है तो ये कथित लव जिहाद का जाल कितना बड़ा है। मतलब तब सामने आ रहा है जब देश के 11 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुके हैं। मतलब यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कुछ लोग तो डिनायल मोड में रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम जैसे राज्यों में सख्त कानून बन चुके हैं। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में लव जिहाद के 200 से ज्यादा केस सामने आए थे। 200 से ज्यादा। देश में मतलब सावधानी बचाव है साहब, इस केस में हम और क्या कह सकते हैं, सावधानी बचाव है, ध्यान रखें आप।
देश में लव जिहाद के मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साहब, भारत में कई राजनीतिक पार्टियां, इनको जानते हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं। लव जिहाद का कांग्रेस लिंक मैं आपको बताऊंगा, आपने खबर नहीं सुनी होगी। राजनीतिक पार्टियां मानती नहीं है साहब कि लव जिहाद जैसा कुछ होता भी है, इसलिए कांग्रेस ने इंदौर से अपनी पार्टी के पार्षद हैं अनवर कादरी, इनका नाम है अनवर कादरी, चेहरा इनका आप देखिए, कांग्रेस के पार्षद, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर अभी तक। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर क्या आरोप है? हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए फंडिंग का आरोप है। कांग्रेस के पार्षद पर लव जिहाद के लिए फंडिंग का आरोप। कांग्रेस पार्षद कादरी पर यह आरोप मोहम्मद अल्ताफ और साहिल शेख के नाम के उन 2 लड़कों के बयान के बाद लगा, जिन्होंने पुलिस को बयान दिया कि अनवर कादरी मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद उनसे देह व्यापार कराने के लिए कहता था, फंडिंग करता था, लाखों रुपए दिए थे। अनवर कादरी के खिलाफ, कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ, अनवर कादरी के खिलाफ लव जिहाद की फंडिंग का आरोप 16 जून को लगा था और इस केस में 16 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। अनवर कादरी, ये कांग्रेस के पार्षद जो हैं, फरार हैं। लव जिहाद में फंडिंग का आरोप, कांग्रेस के पार्षद फरार होने के बावजूद कांग्रेस ने अभी तक कादरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आप समझ सकते हैं कि भारत की कई पार्टियां लव जिहाद जैसे आरोपों को लेकर कितनी गंभीर है। सुनिए। और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे। उधर क्या बिहार में गुपचुप तरीके से एनआरसी लाने की तैयारी हो रही है? विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगा रही है, बिहार की सियासत की बात, एनआरसी का डर। बात अब इसकी। आप बीएलओ को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ईआरओ के ईसीआई ने दे दिया। Get the mother certificate, the father certificate. Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? ये पूरी तरीके से साजिश है, और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? वोटर लिस्ट में ईमानदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप वोटर हैं, एक्सरसाइज चल रही है, दिखा दीजिए अपना आधार कार्ड, दिखा दीजिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ। साहब, क्या देश में एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू होने जा रहा है? बहुत बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग के कार्यक्रम को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही है। कम से कम कागज दिखाने को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है, मामले में राजनीति तेज हो गई है। कौन क्या कह रहा है, उससे पहले ऐसा करते हैं, आपको पूरा मामला एक बार समझा देते हैं अगर आप तक ये खबर नहीं पहुंची है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, वोटर लिस्ट को, जिसको कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, SIR, मैं समझाऊंगा इसका मतलब। 25 जून से 26 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में क्या होगा, सुनिए। वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जाएगा, मतलब बोगस वोटर्स बाहर किए जाएंगे। बूथ लेवल ऑफिसर BLO हर वोटर के घर घर में जाकर एक फॉर्म देंगे, ध्यान से समझिएगा। फॉर्म में हर वोटर को अपना नाम, अपनी फोटो, अपना पता, अपने माता पिता का नाम, ठीक बात है, और आधार नंबर वगैरह, अपनी जन्म तिथि और इसके अलावा वोटर नंबर, ये सारी जानकारियां देनी होगी। आधार देना होगा, अपना नाम वगैरह देना होगा। ठीक है, चुनाव आयोग के यहां तक के कार्यक्रम और प्रक्रिया में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके आगे की प्रक्रिया को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि चुनाव आयोग ये क्या कर रहा है। अपोजिशन कह रहे हैं कि ये तो एनआरसी का खेल हो गया साहब। मतलब इसको सुनिए, 1 जुलाई 1987, यहां पढ़िएगा, 1987 से 2004 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ, उन वोटर को अपने जन्म की तारीख, ठीक है,
जन के स्थान का कागज दिखाना होगा। ठीक, मतलब आप कहां पैदा हुए और आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है और आप कहां पैदा हुए उसका कागज आपको देना होगा। ठीक है, इसके साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज आपको दिखाना होगा। माता या पिता का दस्तावेज किसी एक का। आगे सुनिए, फिर जो 2004 के बाद जो वोटर पैदा हुए हैं उनको अपने जन्म की तारीख और जगह बताने के साथ साथ दोनों माता पिता दोनों का दस्तावेज दिखाना होगा। बीजेपी कह रही है इसमें क्या प्रॉब्लम है, पेपर्स दिखाने में, आधार वगैरह दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। ऑपोजिशन कह रहा है कि यही एनआरसी है। आयोग की इसी पहल को लेकर विरोध होने लगा है। यही वजह है कि कई विपक्षी दल इसकी तुलना एनआरसी से कर रहे हैं। सुनिए, बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को। The poor people, especially the hawkers, bakers, or the poor people, commoners, where they'll get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? साहब समझिए कि ममता बनर्जी के विरोध की बड़ी वजह यह भी है कि बिहार के बाद साहब बंगाल में भी होगा ये, ईसी वहां पर भी एक्सरसाइज ये करेगा और संभव है कि वहां भी चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लागू करे। वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई किया जाएगा और उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा कि वोटर लिस्ट में जो वोटर हैं वो बोगस वोटर्स तो नहीं है, फर्जी वोटिंग तो नहीं है, फर्जी वोटर्स तो नहीं है, अगर हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। ऐसे में ममता ने, दीदी ने पहले से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में भी करेगा इसी ये सब। चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध हो रहा है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये जरूरी क्यों है, क्या इतना बवाल क्यों है, आयोग की इस कार्रवाई का मकसद क्या है, ये समझिए। देखिए क्या मकसद है। पहला मकसद, फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर निकालना। फर्जी बोगस वोटर बाहर, जिसमें ऐसे वोटर भी शामिल है जिनकी मौत हो चुकी है, जिन्होंने एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्ट्रेशन कराया है, या जिनके पास नागरिकता ही नहीं है जिनके पास। समझ गए। दूसरा समझिए, आप लोग कह रहे हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस एक्सरसाइज के जरिए नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करना भी है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं की है साथ। तीसरा मकसद ईसी के हिसाब से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को क्लीन करने के साथ ही ज्यादा पारदर्शी और तकनीकी बनाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है। चुनाव आयोग ने भी साहब इस पूरी प्रक्रिया को सही बताते हुए विपक्ष के विरोध और दावों को खारिज कर दिया। आयोग के मुताबिक ये सारी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत है। सब संविधान के हिसाब से हो रहा है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सही वोटर लिस्ट की बात करता है। दूसरा, ये सुनिए, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को इसलिए भी जरूरी बता रहा है क्योंकि पिछली बार यह प्रक्रिया 2003 में की गई। 22 साल हो गए हैं साहब। फर्जी वोटर, बोगस वोटर, नागरिकता है नहीं है, मतलब ऐसे में मौजूदा लिस्ट को रेक्टिफाई करना होगा, नया करना होगा, खामियों को दूर करना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो पाए। आयोग के इस फैसले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कई लोग चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं, कई लोग विरोध में खड़े हैं। दोनों ही पक्षों के पास देखिए अपने अपने तर्क हैं। हाँ, ये भी मानना होगा, प्रक्रिया का विरोध करने वाले जो हैं, प्रक्रिया का विरोध करने वालों के मुताबिक करीब 1 महीने में प्रक्रिया को पूरा करना जल्दबाजी है। जो अभी आप सुन रहे थे तेजस्वी को 25 दिन, 1 महीने में कहां से प्रक्रिया पूरी, 2 साल लगते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया 25 दिन में कैसे पूरी हो जाएगी। पिछली बार इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 साल का वक्त लगा, तेजस्वी कह रहे 2 साल लग गए थे, तो अभी कैसे आप 1 महीने में कर देंगे। जो प्रक्रिया का समर्थन करने वाले निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे सही बता रहे हैं, जो भी रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे हैं कि रेक्टिफाई करिए साहब। विरोध करने वालों का एक तर्क यह भी है कि पुराने दस्तावेजों की मांग होने से गरीब और अल्पसंख्यक लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। समर्थन करने वाले मानते हैं कि साहब कागज दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर करने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। विरोध करने वालों का एक बड़ा तर्क ये है, समझिएगा, कि वो इसे खास वर्ग के वोटरों को हटाने की साजिश बता रहे हैं। मतलब मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यकों को लिस्ट से बाहर करने की एक साजिश है।
जबकि समर्थन करने वाले इस चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। किसके क्या तर्क हैं, आप किससे संतुष्ट होते हैं, खुद तय करिए, सुनिए। ये पूरी तरीके से साजिश है, और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। वोटर लिस्ट में ईमानदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप वोटर हैं तो एक्सरसाइज चल रही है, दिखा दीजिए अपना आधार कार्ड, दिखा दीजिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ। क्या हम ये मान के चलें कि बहुत सारे झूठे लोगों का नाम नहीं है क्या? तो इसमें परेशानी क्या है? ईमानदारी से काम हो रहा है। अगर आप इतने लोकप्रिय हैं, जनता पर विश्वास करिए। आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर अब आपको बताएंगे कि कैसे साहब कर्नाटक में हार्ट अटैक से लोगों की मौत को लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बहुत ही गंभीर मामला है। बल्कि कर्नाटक के हसन में आपकी जानकारी के लिए पिछले 40 दिनों में हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो गई। हार्ट अटैक से 40 दिनों में 22 लोगों की मौत हुई है कर्नाटक में। हसन, उसकी कोई ठोस वजह हालांकि अभी तक सामने नहीं आ पाई है सामने, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हार्ट अटैक से हो रही लोगों की मौत के पीछे कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि कई इंटरनेशनल रिसर्च में हाल ही में इस बात का संकेत मिला कि कोविड की वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। सीएम ने आगे लिखा कि क्या वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों की वजह हो सकता है? साहब, बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत सिद्धारमैया ने अपने राज्य में हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा दिया। सवाल पूछे जाने लगे साहब कि कर्नाटक के ही एक जिले में 40 दिनों में 22 लोगों की मौत की वजह कोविड वैक्सीन क्या हो सकती है? क्योंकि कोविड वैक्सीन तो देश भर में लोगों को लगी, और क्या वाकई इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? हार्ट अटैक को ये ताजा मामले कर्नाटक के एक जिले हासन से सामने आए हैं, लेकिन लोगों के जहन में सवाल उठे। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिद्धारमैया के आरोपों का खंडन कर दिया। ये कई इस तरह की तस्वीर आपने देखी होंगी, लगातार हार्ट अटैक्स लोगों को आ रहे हैं, कोविड कनेक्शन है क्या नहीं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आईसीएमआर और एम्स के रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक से लोगों की मौत के पीछे ज्यादातर वजहें लाइफस्टाइल, आनुवंशिक कारण और पहले से मौजूद बीमारियां हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और वैक्सीन पर भरोसा बनाए रखने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दावे के पीछे जिन रिपोर्ट्स को आधार बताया, उसमें पहली स्टडी आईसीएमआर की है। आईसीएमआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने मई से अगस्त 2023 के बीच एक स्टडी की थी। वो रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 बड़े अस्पतालों से डेटा लिया। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया। तो इसमें बताया गया कि इसके पीछे कोविड वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। हालांकि कांग्रेस के दावों पर कैसे बीजेपी या एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। ये लोग जो है कांग्रेस में जो फ्रीलांसर, बकवास बहादुर और बयान बहादुर लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें कह के खुद बंटाधार कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं। इस तरह की असंवेदनशील बातें करना वो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। जो रिसर्च का परिणाम आया है कि वैक्सीन सेफ है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हमने जितने भी कोविड वैक्सीन दिए उन्होंने हमें हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से बचाया है। और ये विश्व स्तर पे भी बेसिकली देखा जा रहा है कि भारत ने कैसे, हमारी 140 करोड़ की आबादी होते हुए हमने कैसे कोविड को फाइट किया। और उसमें बेसिक मुद्दा ना कि केवल हॉस्पिटल्स की प्रिपरेशन थी, हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की उसमें योगदान था, परंतु वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान था।